जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार। एक क्लासेस HMH के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के लिए हिंदी माध्यम की भौतिक विज्ञान की कक्षाएं। और इस कोविड की परिस्थिति में स्पेशली हम लोगों ने ये कक्षाएं ऑर्गेनाइज करने का हमने सोचा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सफर कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं हमें कि जी हमारी पढ़ाई वेस्ट हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में कोई रेगुलर स्टडी नहीं हो पा रही है। तो उनके लिए टोटली फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी। और यहां हमें एक नई चीज देखने को मिलती है कि जी इस साल आरबीएससी ने एनसीईआरटी बुक्स अडॉप्ट कर ली हैं वापस से, और जो कि पिछले 4 सालों से आरबीएससी की खुद की बुक्स चल रही थी। यहां हमें उन्हीं बुक्स को, एनसीईआरटी बुक्स को बड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है। बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ डेरिवेशंस पे, डेफिनेशंस पे, थ्योरी भरवाने में, कागज भरवाने में जो है फोकस किया जाता है। हमारा यहाँ मेन फोकस आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाना और एनसीईआरटी की बुक्स को लाइन टू लाइन पढ़ देना है। अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए आईआईटी, जेई और नीट के पहले स्टेप के लिए ऑलमोस्ट आपकी प्रिपरेशन हो गई है। आप जेई मेंस के पेपर्स इजीली क्रैक कर सकते हैं और अच्छी रैंकिंग के साथ कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है तो। नाउ तो क्लास 12th के लिए हमारा सबसे पहला जो यूनिट है वो है स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी की इस यूनिट में हमें मुख्यतः 2 चैप्टर पढ़ने हैं। फिजिक्स की 12वीं के फिजिक्स में सबसे बेनिफिट, सबसे अच्छी चीज यह है कि अगर आपने 11वीं की फिजिक्स में भी ज्यादा जो है एफर्ट नहीं डाले हैं, कुछ बच्चे 11th को यूज टू ले जाते हैं, ज्यादा डीपली स्टडी नहीं करते हैं, तब भी आप 12वीं की फिजिक्स इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो सब अलग हैं। कुछ एक कंसेप्चुअल चीजें जरूर 11वीं की आती हैं, वो हम यहां साथ में समझते हुए चलेंगे। अगर आपने 11वीं में फोकस नहीं भी किया है तो भी आप 12वीं के सिलेबस को, पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोई भी टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड नहीं मिलते हैं। एक चीज यहां ध्यान दें, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने उनके बॉन्ड्स और केमिकल रिएक्शंस 11th में आईयूपीएसी नामकरण वो सब आपने अच्छे से नहीं पढ़े तो 12th में आपको ऑर्गेनिक पढ़ते टाइम दिक्कत आती है। मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों ने फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, त्रिकोणमिति के अगर जो सूत्र दिए हुए हैं, उनके फंक्शंस जो दिए हुए हैं वो अगर नहीं पढ़े हैं तो 12th में आप लोग समाकलन, अवकलन बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन फिजिक्स में हमारे पास सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपने 11th की फिजिक्स भी इजी वे में पढ़ी है तो 12th को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि जरूरी है आपके नीट, जेई के लिए 11th की स्टडी, 11th का एग्जाम, 11th के क्वेश्चंस का वेटेज बहुत अच्छा रहता है। नियर अबाउट 60-65 के वेटेज के अकॉर्डिंग 11th के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको 11th भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बट एक बार के लिए अगर आप लोगों ने 11th नहीं भी पढ़ी है तो आप 12th भी फिलहाल भी 12th के ये टॉपिक्स बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। पहली यूनिट है हमारी स्थिर वैद्युतिकी। इस यूनिट में हमें पहले 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं एनसीईआरटी की बुक के। जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो आपको दिए हुए हैं, एक तो आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में है, आवेश और विद्युत क्षेत्र। दूसरा विद्युत विभव तथा धारिता के संबंध में है। और इन दोनों चैप्टर्स से हमें यह समझ में आ जाता है कि अगर आवेश स्थिर हो, पहली बात तो आवेश होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और फिर अगर आवेश स्थिर हो तो उसके क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं, उसको हम और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफ से वो कैसे रिलेट करता है। पहले 2 चैप्टर्स में हमें आवेशों को स्थिर मानते हुए चलना है और एनसीईआरटी पूरी उसको स्थिर आवेश मान के ही चलती है। तीसरे चैप्टर से हमारा आवेश गतिशील होना शुरू होता है और चौथे चैप्टर में हमने गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनाना शुरू करते हैं। 5वें चैप्टर में हम आवेशों के चुंबकत्व के प्रभाव को, पदार्थों के चुंबकत्व के प्रभाव को पढ़ना शुरू करते हैं। 6ठे चैप्टर में हम वही चुंबकीय क्षेत्र को गतिशील करवा के, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन करवा के नई धारा बनाते हैं और 7वें चैप्टर में हम प्रत्यावर्ती धारा पढ़ते हैं।
तो इन 7 चैप्टर्स में से कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो मैं बीच में से शुरू करके आपको कहीं से भी पढ़ा सकूं, क्योंकि वो सारे चैप्टर पीछे से इंटरकनेक्टेड आएंगे। अगर आपने आवेश नहीं पढ़ा तो मैं आपको विद्युत विभव नहीं बता सकता। अगर विभव विभवांतर धारिता नहीं पढ़ी आप लोगों ने कि आवेश की गति किस प्रकार से होती है, तो मैं आपको धारा नहीं पढ़ा सकता हूं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ा सकता हूं। इसीलिए आप इन क्लासेस को कंटिन्यूअसली फॉलो करें, रेगुलर रहे क्लासेस के साथ, और सारी क्लासेस को अगर फॉलो करते चलेंगे तो 7वें चैप्टर तक हम सब बेसिक बातें कर चुके होंगे। एक्चुअल में ये 12वीं का सिलेबस जो ऐसा डाला गया है कि 7वें चैप्टर को आपने डीपली पढ़ना है, और 6 चैप्टर जो है उसकी तैयारी के लिए हैं। ये 6 चैप्टर्स अगर अच्छे से पढ़ते हैं, 7वां चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो मैं बीच में से शुरू कर सकूं, इसीलिए हम बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करेंगे, और आवेश की बिल्कुल मामूली बेसिक बातें हम यहां डिस्कस करते हुए चलेंगे। बहुत टाइम है हमारे पास, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, और अब बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहां देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए हैं। नाउ यहां हमें पहला चैप्टर पढ़ना है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो फर्स्ट चैप्टर के केस में, फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं स्थिर आवेश और विद्युत क्षेत्र, कि स्थिर आवेश क्या है और विद्युत क्षेत्र क्या है। इससे पहले हमें पता हो कि आवेश हम कहते किसे हैं। स्थिर और गतिशील तो बाद की बात पढ़े, पहले आवेश किसे कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे चार्ज कहते हैं, और आवेश वास्तव में वो गुण धर्म है, किसी पदार्थ की खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का गुण है, उसके अंदर का गुण है, जिसकी वजह से कोई पदार्थ अपने मूल व्यवहार के अलावा व्यवहार करना शुरू कर देता है, मूल व्यवहार से हटकर व्यवहार करना शुरू कर देता है, उसे हम आवेश कहते हैं। जब कोई पदार्थ अपने मूल व्यवहार के पर्यंत व्यवहार प्रारंभ कर दे, तो हम इसे आवेशित होना कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान दो। कि कैसे मूल व्यवहार से अलग कैसे व्यवहार करना शुरू करता है। जैसे मान लो आपने एक स्केल लिया, और एक स्केल को बालों में जो है, अब मेरे तो नहीं है ना, आप लोगों के तो हैं, हाँ, आपने स्केल को बालों में जो है रब किया, बालों में घिसा उसको, ठीक है। तो आप देखते हैं स्केल के ऊपर कुछ आवेश आ गया। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, एक बार के लिए हम मान लेते हैं उस पर कोई धनावेश आ गया, ठीक है। घिसने के कारण, घर्षण के कारण उसके ऊपर कुछ आवेश जो है पहुंच गया है, और यहां आपने कागज के टुकड़े रख रखे हैं छोटे छोटे, ये कागज के टुकड़े रख रखे हैं, और ये काम तो सबने करके देखे हुए हैं, है ना। कागज के टुकड़ों के पास में स्केल को जब लेके जाते हैं तो हम इनको देखते हैं कि ये टुकड़े आकर्षित होना शुरू हो रहे हैं। अब वापस से अपनी परिभाषा पर आओ कि कोई पदार्थ अपने मूल व्यवहार के अलावा व्यवहार करना शुरू कर रहा है। क्या जिस पदार्थ का ये स्केल बना था, जैसे मान लो किसका बना होगा, प्लास्टिक का या कांच का, तो कांच क्या ये गुण धर्म था क्या कि वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे? तो हम देखते हैं नहीं, हर कांच कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता। क्या कागज के टुकड़ों का यह गुण था कि वो कांच की तरफ या प्लास्टिक की तरफ आकर्षित हो जाए? तो हम देखते हैं हर कागज भी ऐसा गुण जो है अप्लाई नहीं करता है। बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से ये अपने मूल व्यवहार को, दोनों वस्तुएं अपने मूल व्यवहार को छोड़कर अलग व्यवहार करना शुरू कर देती है। हम कहते हैं दोनों वस्तुएं आवेशित हो चुकी हैं। ओके, अब कुछ बच्चे कहेंगे जी इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र वाली परिभाषा भी लगा सकते हैं, तो जब चुंबकीय क्षेत्र आएगा तब हम उसको उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अभी हम आवेश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले आप आवेश के लिए फोकस करें, है ना। तो ये वास्तव में आवेश जो है किसी पदार्थ के अंदर का गुण है। हर वस्तु में
कुछ ना कुछ आवेश मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसमें आवेश जनरेट करवाते कैसे हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यह चीज ध्यान रखें। परमाणु के लिए हमने बात पढ़ी हुई है कि परमाणु में, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोई भी वस्तु जो है वो परमाणु से बनी हुई है। तो हर वस्तु परमाणु से बनी है, हर वस्तु उदासीन है। इसका मतलब नॉर्मली तो किसी वस्तु में आवेश नहीं होते हैं, नॉर्मली तो ये स्केल कागजों के पास रहता था, आकर्षित नहीं करता था। लेकिन जब हमने इसमें घर्षण डेवलप करवाया, इसको किसी वस्तु के साथ रगड़ा, घर्षित करवाया, तो इस वस्तु में कुछ ना कुछ आवेश प्रेरित हो गया। ओके, तो ये जो आवेश जनरेट हो रहा है इसको हमने यहां स्टडी करना है। अब आवेश बेसिकली देखा जाए तो ऐसा आवेश बहुत तरीके का होता है जो अपने मूल व्यवहार से अलग व्यवहार करे। व्यवहारिक नॉलेज देखें डेली लाइफ में, तो जब आप गुस्सा होते हैं, है ना, तो आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, हम खाना खाना छोड़ देते हैं, है ना। कुछ ज्यादा अमीर बच्चे होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि जी प्लेटें फेंक देते हैं, है ना। कुछ राह चलते गांव वाले, हमारे देहात वाले बच्चे होते हैं, जो गांव जो है घर वाले अगर डांट दें तो राह चलते कुत्ते को लात मार देते हैं, है ना। तो ये चीजें, उसका मूल व्यवहार नहीं है, वो उस दिन गुस्से में आवेशित हो चुका है, वो अपने मूल व्यवहार से अलग व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब आवेशित होना क्या है, अपने मूल व्यवहार से अलग व्यवहार करना है। ओके, ये हमने आवेश की जो है सिंपल सी परिभाषा बताई। बाकी तो आप देखो किताबों में, किताबी भाषाओं में, बुक्स में जो लिख के आना है, आपको एग्जाम्स में लिख के आना है, वो नो डाउट किताबी बातें ही लिख के आनी है, लेकिन उनको इजी वे में अगर हमें समझ में आ जाए तो उनको लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने जब पहली बार बाइक चलाई थी तो थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी, और जब बाइक चलाते 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 इतने पक्के हो गए कि जी अब हमें अगर हमारा दोस्त ये कह दे कि भाई इस बाइक में ब्रेक नहीं है, तो हम कहते हैं तू चाबी दे, मैं चला लूंगा। एक मौके तो अगर आपको ये भी कह दे कि इसमें तेल नहीं है, तो हम उसे ये भी कह देते हैं जी मैं फूंक मार के चला लूंगा, तू चाबी तो दे। बेसिक क्या बात आ रही है, बेसिक ये आ रही है कि उस बाइक को हमने इतने अच्छे से सीख लिया है, हम में इतना कॉन्फिडेंस है कि हम उसको चला लेंगे। सेम फिजिक्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं। फिजिक्स भी बहुत इजी है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, बस उसके हर टॉपिक को अपनी डेली लाइफ में उतारना सीखें, ये ढूंढना सीखें कि हाँ फिजिक्स का कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर ये करना सीख लिया, इसका मतलब फिजिक्स की बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली। तो भैया हमने मेन बात सीखी कि किस वस्तु को आवेशित होना कहेंगे, आवेश किसे कहेंगे। आवेश यह है कि कोई वस्तु अपने मूल व्यवहार से अलग व्यवहार करना शुरू कर देती है। अब चैप्टर के हिसाब से देखें तो हमने आवेश को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो स्थिर आवेश और एक गतिशील आवेश। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि स्थिर आवेश को आप डेली लाइफ में कहां एक्सपीरियंस करते हैं और गतिशील आवेश को कहां एक्सपीरियंस करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप लोग जब फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ से जोड़ना शुरू करेंगे तो फिजिक्स टफ नहीं लगेगी। जब तक उसके नोट्स बनाने में और जब तक उसके रट्टे मारने में लगे रहेंगे तो तब तक ये चीजें टफ लगेंगी। बाइक वाला एग्जांपल कभी नहीं भूलें, उसके लिए आपने कोई स्पेशल क्लासेस नहीं ली थी, उसके लिए आपने कभी स्पेशल नोट्स नहीं बनाए थे। वो जब आप चलाना सीखे, आपके हाथ में रेस आ गई, तो आपको खुद को पता लगने लग गया कि हाँ यहां थर्ड गियर की रिक्वायरमेंट है, यहां गियर कम करना है, यहां गियर बढ़ाना है। ये चीज अपने आप पता लगने लग जाती है। फिजिक्स में भी ऐसा ही है, अपने आप पता लगने लग जाएगा कि जी हाँ यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है, यहां ये दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, यहां ये कैलकुलेशन करनी है। ओके, ये सारी चीजें अपने आप आने लग जाती हैं, बस आप उसको डेली लाइफ से जोड़ना सीखें। तो देखें, आवेश हमें पहले पता हो कि स्थिर आवेश कहां अप्लाई करते हैं। तो देखो दो चार एग्जांपल देते हैं, डेली लाइफ वाले, बुक्स में तो नहीं मिलेंगे ये एग्जांपल, है ना। सबसे पहला एग्जांपल तो हमने स्केल वाला एग्जांपल ले लिया। दूसरा, सर्दियों के मौसम में आपकी शर्ट में स्पार्किंग होती देखी होगी आपने। शर्ट पर जब हाथ फिराते हैं या सिल्क की बेडशीट पर जब हाथ फिराते हैं तो हमने देखा है कि उसमें से चरमराहट की आवाज आती है। वो जो स्पार्किंग हो रही है वो किसकी वजह से है, वो स्थिर आवेश की वजह से है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, टीवी काफी देर से चलता हो, आपके घर का टीवी काफी देर से चलता हो, उसके पास में आप हाथ लेके जाएं तो आप देखते हैं यह रोए जो है, ये हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, हमें कुछ गूज़बम्प्स फील होते हैं। और ये किसके कारण हुए कि तो टीवी की सतह काफी देर से जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, उसकी सतह आवेशित हो गई। जैसे ही आप ये बाल लेके गए उसके पास, ये आवेशित हो गए, ये आकर्षित होना शुरू हो गए। ये भी जो है स्थिर आवेश का एग्जांपल है।
तीसरा एग्जाम्पल, ये तो बहुत बार आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अपने घरों में भी जो है एग्जाम्पल देखे होंगे छोटे भाई बहनों के साथ, है ना। एक अपने दोस्त को कुर्सी पर बिठाएं, चेयर पे बिठाएं और पीछे उसको टॉवल से पीटें, ठीक है। आप देखते हैं कि वो सतह जो है वो आवेशित हो गई है, जैसे उसको टच करते हैं तो आपको एक शॉक फील होता है। ये स्थिर आवेश के एग्जाम्पल हैं। अब जब मैं यहां बच्चों को ये बताता हूं कि ये स्थिर आवेश के गुण ऐसे ऐसे होते हैं या स्थिर आवेश आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया है, तो बच्चे माइंड में पिक्चर बना लेते हैं कि स्थिर आवेश की वजह से तो झटका नहीं लगता होगा या स्थिर आवेश की वजह से शॉक तो नहीं लग सकता होगा। तो एक चीज यहां अपना जो ये वहम है ये क्लियर करें कि स्थिर आवेश का सबसे बड़ा एग्जांपल हम पढ़ते हैं बिजली का गिरना, बिजली का चमकना कह लो। तो बादलों में जो बिजली चमकती है वो वास्तव में स्थिर आवेश के कारण चमकती है, और वो ये कितना जबरदस्त झटका दे सकती है ये बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये कभी नहीं कहे कि स्थिर आवेश के कारण झटका नहीं लगेगा या स्थिर आवेश के कारण कोई शॉक नहीं लगेगा, लगेगा, बेशक लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका अमाउंट कितना है। जो आप रेगुलर डेली लाइफ में देखते हो वो अमाउंट इतना नहीं है कि आपको झटका फील करवा सके, लेकिन ऊपर बादलों के घर्षण के कारण, बादलों में क्या है, बादलों में धूल के कण हैं, वायु के कण हैं, पानी के कण हैं। तो जब दो बादल बहुत गति से, ऊपर हवाओं की गति बहुत तेज है, जब इतनी तेज हवाओं में जब जो है ये सारे कण आपस में घर्षण करते हैं तो इन पर बहुत सारा आवेश प्रेरित हो जाता है और इस आवेश के कारण बिजली चमकती है और ये बहुत जबरदस्त शॉक देती है। ओके, तो बिजली का चमकना जो है वो स्थिर आवेश का एग्जाम्पल है, इसको भूले नहीं। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आती है गतिशील आवेश। गतिशील आवेश के एग्जाम्पल देखें तो जितनी भी धारा बह रही है, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो चाहे वो दिष्ट धारा हो, सारी धाराएं गतिशील आवेश के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि आवेश गतिशील होता है तभी धारा बनती है। और जहां हम गतिशील आवेश पढ़ेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में हमारी धाराएं चलनी शुरू हो जाएंगी। ओके, और उसके बाद तो फिर चैप्टर 4 इसी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र और 5th चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव या पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ेंगे। तो धाराएं जब बहती हैं तो गतिशील आवेश के कारण बहती है, चाहे वो दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा हो। यहां एक चीज और क्लियर कर दूं मैं कि जब आवेश स्थिर होता है तो उसके चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। यह बात याद रखें, जब आवेश स्थिर हो, ठीक है, स्थिर आवेश के चारों ओर सिर्फ विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। गतिशील आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी मिलेगा। लेकिन यही आवेश अगर त्वरित होना शुरू हो गया, इसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन आना शुरू हो गया, तब फिर यह विकिरण बनाना शुरू कर देता है, तब ये रेडिएशंस बाहर फेंकता है। और ये विकिरण हमने पढ़े हुए हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। और इसको आप अपने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे विकिरणों में, कि जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो विकिरण बन रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों की फॉर्म में। ये चीज बेसिक है, ये 1 मार्क्स में बहुत सारे कंपटीशंस में पूछी हुई है और ये आपको पता होनी चाहिए, ये याद रखें। अब तो देखो आरबीएससी में भी और सीबीएसई दोनों में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे भी फोकस किया जाने लगा है, ठीक है। बहुत सारा पोर्शन है कि जी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं आते हैं कि सीधी वैल्यूज आप पुट करें और सॉल्व कर लें, नहीं, उन क्वेश्चंस का भी लेवल बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है, कि कारण और कथन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आपके कंसेप्ट कितने अच्छे क्लियर हैं, उन कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, हमने यहां तक आवेश के बारे में पढ़ लिया कि आवेश स्थिर हो सकता है, कहां हो सकता है, एग्जांपल्स पढ़े। आवेश गतिशील हो सकता है, उसके लिए भी हमने धारा के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो, चाहे स्थिर धारा हो, ठीक है, दिष्ट धारा हो, या फिर आवेश त्वरित हो तो वो विकिरण बनाता है।
अब इसके बाद बात करते हैं कि जी आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो नॉर्मली किताबों में नहीं लिखी होती हैं, लेकिन टॉपिक के हिसाब से आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्लास में बच्चे ये क्वेश्चंस पूछते क्यों नहीं हैं। ओके, कि ज्यादातर क्लासेस में फिजिक्स की क्लासेस में स्पेशली टीचर जैसा बता देता है, बच्चे उसको रट लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्यों, वाई, पूछते क्यों नहीं है। ओके, वो रीजन जिस दिन आप पूछना शुरू कर देंगे आपको फिजिक्स इजी लगने लग जाएगी। यहां हम पढ़ रहे हैं आवेशों के प्रकार, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बातें तो सबने पढ़ी हुई है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। ये बातें तो सबने पढ़ी हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ऐसी कोई परिस्थिति है जहां समान आवेश भी एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हो? क्या ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल है, या आज तक हमने कोई ऐसी सिचुएशन देखी है जहां समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हो? तो बुक्स में तो ऐसा नहीं मिलता। लेकिन एक चीज ध्यान दें, यदि एक आवेश परिमाण में, ध्यान दें परिमाण में कह रहा हूं मैं, परिमाण में दूसरे से बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, और नेचर में कैसा हो, प्रकृति में कैसा हो, समान हो, बहुत अधिक हो, तो वे आकर्षण प्रकृति दर्शा सकते हैं, तो वे आकर्षित हो सकते हैं। कारण, यहां उनके आकर्षित होने का कारण है प्रेरण। हालांकि प्रेरण को हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, कि आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि प्रेरण होता क्या है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दें, आवेश एक परिमाण में बहुत ज्यादा बड़ा हो और एक बहुत ही ज्यादा छोटा हो। अगर मान लो मैं इस आवेश की बात कर रहा हूं, इतनी सी बिंदु पर अगर एक आवेश है 10 की पावर 8 कूलम, प्लस का ही है, और इसी बिंदु के पास में कोई दूसरा बिंदु साइज में उतना ही है, लेकिन इस पर आवेश है 10 की पावर -12 कूलम, 10 की पावर -12 कूलम है, ये भी पॉजिटिव ही। तो परिमाण में ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है उसकी तुलना में, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर जाएंगे, पॉजिटिव होते हुए भी आकर्षित कर जाएंगे। ये ध्यान दें, ऐसा नहीं कहें। बच्चे क्या करते हैं, यहां कंसेप्ट ये बना लेते हैं बहुत बड़े के चक्कर में कि जी एक आवेश तो ऐसे आकार में बड़ा बना लें और एक आवेश ऐसे आकार में छोटा सा बना लें। ऐसा नहीं है, मैंने परिमाण की बात की है, ये ध्यान रखें। तो परिमाण में आवेश बहुत बड़ा या बहुत छोटे होने चाहिए, तभी आकर्षण प्रदर्शित करेंगे, और ये समान आवेश भी आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जहां समान प्रकृति होते हुए भी आवेश एक दूसरे को आकर्षित करें। ठीक है, असमान तो आकर्षित करते ही हैं, ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को आवेश अगर दे रहे हैं तो आवेशित करने का प्रोसेस क्या है, कितने तरीकों से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो पहले तो यह समझे कि आवेशित करने को कहेंगे कैसे, किस घटना के कारण हम उसको ये कहेंगे कहां ये आवेशित हो गई, ऐसा क्या बीच में घटित हो जाएगा जिसको हम मान लेंगे कि हाँ ये वस्तु आवेशित हो गई। क्योंकि हर वस्तु परमाणु से बनी है और परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसका मतलब हर वस्तु ही उदासीन है, तो वो आवेशित कैसे होगी। तो आवेशन जिसको हम कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित हो गई है, इसका मेन मतलब क्या है, तो आवेशन का तात्पर्य क्या है, पहले तो यह समझना होना चाहिए।
तो अगर किसी वस्तु को हम कह रहे हैं आवेशित हो गई, इसका मतलब यह हुआ कि उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो या तो निकाल दिए हैं या इलेक्ट्रॉन नए जोड़ दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हो गया है। इलेक्ट्रॉन आपस में कुछ चेंज हुए हैं, इलेक्ट्रॉन या तो गए हैं या नए आए हैं। इलेक्ट्रॉनों के इस विनिमय को हम क्या कह देते हैं, किसी वस्तु का आवेशन होना कहते हैं। और यह बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोग 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पे पॉजिटिव आवेश आ जाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस पे नेगेटिव आवेश आ जाता है। पहले क्या थे ये दोनों, पहले आप देखें सोडियम पे नाभिक में 11 प्रोटॉन थे और देखा जाए तो बाहर ऐसे ही अलग अलग कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे। इसका मतलब जितने धनावेश थे उतने ही ऋणावेश थे। कुल आवेश जो है इस पर कितना आ गया, कुल आवेश हमें मिला 0। इसका मतलब विद्युत उदासीन रहा परमाणु। ऐसे ही क्लोरीन था, क्लोरीन के भी परमाणु में नाभिक में कौन थे, 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन यहां इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, ये उदासीन थे। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को अपना स्थायित्व बनाने के लिए, उस कक्षक में अपना स्थायित्व बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो इसने एक Na से यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन Cl में जाएगा तो यहां कौन सा आवेश ज्यादा हो गया, तो हम देखते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो 11 तो प्रोटॉन हैं लेकिन पीछे 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहे हैं, पीछे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया। वो प्रोटॉन धनावेशित है, इसीलिए सोडियम पर आवेश कैसा आ जाता है, धनावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर धनावेश ऐसे आता है। ऐसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। यहां क्या थे, यहां हम देखते हैं 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों न्यूट्रल हो रहे थे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन इसके पास नहीं है, ठीक है, तो इस पर आवेश आ गया नेगेटिव। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण ऋणात्मक आवेश आया। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों मिलके वापस क्या बना देंगे, फिर एक उदासीन यौगिक बना देंगे NaCl, है ना, NaCl, जिस पर कोई आवेश नहीं होगा। कारण जितने धनावेश उपस्थित हैं उतने ही ऋणावेश भी हमें मिल रहे हैं। ओके, तो ये NaCl यहां डेवलप हो जाएगा। तो वास्तव में इन पर आवेश किस कारण से आया, आवेश आया इलेक्ट्रॉनों के विनिमय के कारण। इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाए तब हम कह सकते हैं किसी वस्तु का आवेशन हो गया है, किसी परमाणु का आवेशन हो गया है। दूसरा तरीका देखें, आवेशन का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण बदल दें, कम ज्यादा तो नहीं करें, इलेक्ट्रॉन का चक्रण बदल दें, ओरिएंटेशन चेंज कर दें, चेंज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब भी जो है किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है। इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन पहले किसी स्पेसिफिक कक्षा में घूम रहा था, आपने बाहर से कुछ ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसकी तरफ झुकाव ज्यादा फील कर रहा है, किसी दूसरे वस्तु के तरफ, किसी दूसरे धातु की तरफ। ऐसा झुकाव अगर फील कर रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बदलना कहते हैं, उसका चक्रण बदलना कहते हैं। और इस चक्रण के कारण भी किसी धात्विक सतह पर, किसी जो है अनावेशित वस्तु पर, किसी निरावेशित वस्तु पर भी आवेश आ जाता है। तो यहां तक की क्लास में हमने आज आवेश के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ ली हैं और आवेशन, किसी वस्तु का आवेशन होता क्या है, उसको डेली लाइफ से आप कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा है। उम्मीद है कि कल की क्लासेस में भी आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे और यहां फिजिक्स हम बहुत डीपली, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ने वाले हैं। और हमारी कोशिश ये है कि आप इन्हीं क्लासेस को कंटिन्यू करते चलें। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा, जो अभावों में पढ़ा हुआ बच्चा, जब जेई एडवांस तक पहुंच के और जेई तक अपनी सीट पक्की करता है। नेक्स्ट क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।